कार्यक्रम में सबसे पहले बात करेंगे आस्था के उत्सव की। उत्तराखंड से लेकर आगर मालवा तक और काशी से लेकर केरल तक आस्था का ये उत्सव नजर आ रहा है। इस उत्सव से जुड़ी तस्वीरें आपके सामने हैं। बद्रीनाथ धाम में पंच पूजा की गई। दरअसल इस पूजा के साथ ही बद्री विशाल के कपाट बंद होने की विधि विधान शुरू हो जाता है। काशी और आगर मालवा में काल भैरव का जन्मदिन आस्था और उल्लास के साथ मनाया गया। काशी में 801 किलो का केक काटा गया, तो आगर मालवा में मंदिर की खास सजावट की गई। वहीं केरल में सबरीमाला मंदिर के कपाट अब खुल चुके हैं। आज से वहां सालाना तीर्थ यात्रा शुरू हो चुकी है। आस्था का रंग हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आस्था की नगरी से किस तरीके से यहां पर छटा बिक्री हुई ट्रेड फेयर में, वो एक दिखा देती हूँ। शुरुआत हम करेंगे, साथ ही साथ गर्ल्स दिखाती जाऊं। ये पश्मीना की जैकेट है, लेह लद्दाख का धाका, लेकिन बनी है बनारस में। 22,000 इसकी कीमत है। दिखाना इसलिए जरूरी था क्योंकि लड़कियां जो वहां पर बैठी है ना, उनकी डिमांड अब शुरू हो जाएगी। बहरहाल आस्था के रंग आपको दिखाते हैं। बद्री विशाल के दरबार के कपाट बहुत ही जल्द बंद होने वाले हैं। 19 वो तारीख है जब बद्री विशाल के कपाट बंद होंगे, जिसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ये जो ललचाने की बातें हम कर रही हैं ना नवजोत, ये ठीक बात नहीं है, लेकिन आगे की स्टोरी मैं बता देती हूँ। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट को बंद करने से पहले देखिए पंच पूजा की जाती है और परिसर में स्थित सबसे पहले भगवान गणेश के मंदिर के कपाट को बंद कर दिया जाता है। उसके ठीक बाद शिवजी और शंकराचार्य के मंदिर की और सबसे आखिर में बद्रीनाथ मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। बद्रीनाथ में आस्था का मेला लगने के बाद अब वक्त है भगवान बद्री विशाल से शीतकाल के लिए विदा लेने का। इसलिए भगवान बद्रीनाथ मंदिर के कपाट बंद होने की प्रक्रिया पूरे विधि विधान के साथ शुरू हो चुकी है। पंच पूजा के तहत 5 दिनों तक अलग अलग मंदिरों के कपाट पूजा अर्चना के अलग अलग विधि विधान के साथ बंद किए जा रहे हैं और अंतिम दिन 19 नवंबर को शाम 3:35 पर भगवान बद्री विशाल के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इसके बाद भगवान अगले साल यानी 2023 में ही भक्तों को दर्शन देंगे। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट बंद होने की प्रक्रिया की शुरुआत 15 नवंबर से ही हो गई है। पंच पूजा के पहले दिन यानी 15 नवंबर मंगलवार को सुबह बद्रीनाथ मंदिर परिसर में स्थित गणेश मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए विधि विधान से बंद कर दिए गए। वहीं बुधवार 16 नवंबर को परंपरा के तहत आदि केदारेश्वर मंदिर और शंकराचार्य मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए। वहीं आज खड़ग पुस्तक की पूजन के बाद वेद ऋचाओं का पाठ बंद हो जाएगा। कल यानी 18 नवंबर को मां लक्ष्मी का आह्वान किया जाएगा और शनिवार यानी 19 नवंबर को मुख्य मंदिर बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। उपचारों के द्वारा भगवान का पूजन किया गया और तदनंतर अभी पूजन प्रारंभ हुआ। अनंतर कुछ क्षणों के बाद हर भगवान के पावन कपाट और देव पूजा के लिए आज और बंद किए जाएंगे। अब तक 17,38,000 से अधिक श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल का दर्शन कर चुके हैं। कोरोना काल के बाद इस बार यात्रा कराना यहाँ के प्रशासन के लिए एक चुनौती थी, लेकिन यात्रा सफल रही। जिलाधिकारी का कहना है कि जो भी कमी इस बार रही वो तत्काल दुरुस्त करने का काम शुरू कर देंगे, ताकि अगले साल आने वाले श्रद्धालुओं को कोई भी असुविधा का सामना न करना पड़े। 19 तारीख को कपाट बंद हो जाएंगे और इस बार हमने एक बहुत बड़ा चैलेंज था प्रशासन के लिए भी, पुलिस के लिए भी, यात्रा को कराना, जो सबने एक सफल उसका आयोजन किया। साथ ही साथ जो कुछ कमियां रही हैं तो उसको हमने नोट किया है और इस बार हम पहले से ही इसी महीने से हम उसकी एक बैठक करके हम तैयारी करेंगे कि कैसे यात्रा को और सुगम और बढ़िया बनाया जा सकता है, ताकि यात्रियों को कम से कम असुविधा का सामना करना। अभी भी बद्री विशाल के कपाट बंद होने में 2 दिन बचे हैं, लेकिन इन दिनों में ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। कड़ाके की सर्दी के बावजूद श्रद्धालुओं में उत्साह में कमी नहीं दिखाई दे रही है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले सालों में उत्तराखंड के चारों धामों की यात्रा और भी जबरदस्त रहेगी और श्रद्धालुओं की संख्या में रिकॉर्ड इजाफा होगा। चमोली से कमल नयन सिलोरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
देखिए, इससे पहले हम अगली स्टोरी पर आए, सबसे पहले थोड़ा सा मैं कैमरा पर्सन को कहना चाहूंगी कि जूम अगर आप कर पाए हमारे इस खाने पर। मैं बता देती हूं क्योंकि आज स्पेशली एक बहुत बड़ा प्लेटर आया है हमारे फूड में और ये भेजा है द बिन स्टोरी। इसके फाउंडर हैं प्रतीक डडलानी जी। तो थैंक यू सो मच प्रतीक डडलानी जी इतना कुछ भेजने के लिए। जो डिशेज आपने भेजी हैं वो मैं बता देती हूँ। लोटस स्टेम क्रिस्प्स हैं, फलाफल विद हमस है, मैपो टोफू रोल है, एक्सोटिक मशरूम ट्रायो बायो, हॉट एंड सॉर वेज डिमसम है, एबीसी जूस है। ये सब चीजें आज भेजी गई हैं डडलानी साहब की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया। और अदिति और गीतिका ने ये टेस्ट किया है, ये दोनों बताएंगे कि ये कैसा लगा। ये डिमसम्स तो बहुत ही लजीज है। ठीक है, खा के मजा आ गया। और मैंने बाव खाया है और फलाफल विद हमस खाया है, वो भी लाजवाब है। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी कि कौन से फूड जॉइंट से आया है? ये फूड जॉइंट का नाम है द बिन स्टोरी और इनके दिल्ली और एनसीआर में बहुत सारे जॉइंट्स हैं। और नवजोत और श्वेता झा को हम फोटोज भेज देंगे बाद में। नेक्स्ट स्टोरी पर जाते हैं गीतिका जी। तो आस्था के उत्सव का एक और रंग आपको दिखाते हैं। बात करते हैं भगवान काल भैरव के जन्म की, जिसे भक्तों ने आस्था और धूमधाम से मनाया। काशी में भैरव अष्टमी का पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विधि विधान से पूजा और केक भी काटा गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं काशी की तरह भैरव अष्टमी पर भक्तों की अपार श्रद्धा देखने की बात। कल भैरव के मंदिर को फूलों और गुब्बारों से सजाया गया और मंदिर में यहाँ पर विशेष पूजा भी हुई। आप भी देखिए इसका नजारा। बड़े बड़े डमरुओं के डमडम से गूंजा वातावरण। मंदिर के कोने कोने तक मंत्रों का उच्चारण और उत्साह से झूमते काल भैरव के भक्त। दरअसल अवसर ही ऐसा था। जी हाँ, काशी के कोतवाल काल भैरव का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। भक्तों में उत्साह थी, उमंग थी। हर कोई इस महत्वपूर्ण समय पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहता था, इसलिए लोग इस उत्सव में पूरे उल्लास के साथ शामिल हुए। ऐसा नजारा साल में सिर्फ एक दिन भैरव अष्टमी पर देखने को मिलता है। इस दिन एक और मंदिर के पुजारियों की ओर से बाबा काल भैरव की खास पूजा की जाती है, तो दूसरी ओर भक्तों का हुजूम बाबा का जन्मदिन मनाता है। यहाँ 801 किलो का केक काटकर काल भैरव का जन्मदिन मनाया गया। ये साल में एक ही दिन होता है जो विशेष दर्शन में उसको माना जाता है अलंकार दर्शन। मतलब कोई वस्त्र नहीं रहेगा प्रभु के शरीर पे, 2 घंटे का वो दर्शन चलेगा। सभी प्रकार के कष्ट से इंसान मुक्त हो जाएगा। सिर्फ दर्शन मात्र से कल्याण है। काल भैरव दर्शन से ही पूरे विश्व का कल्याण। इस बार 801 किलो का केक आजादी के अमृत महोत्सव की थीम पर था। केक को विशेष तौर पर ड्राई फ्रूट्स और फलों से तैयार किया गया था। केक का प्रसाद ग्रहण करने के लिए भक्तों की भीड़ लगी रही। तो हम लोग पिछले 16 साल से बाबा का जन्मदिन मना रहे हैं। इस साल 17वां साल है। हमने जब केक स्टार्ट किया था तो आधा किलो से शुरुआत किया, तो आज जो है 801 किलो का है। जो केक हमारा वो ड्राई फ्रूट और फ्रेश फ्रूट करके बना हुआ है और सारा सब बिना अंडे का है, शुद्ध शाकाहारी। काशी को यूं तो भगवान शिव की नगरी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर काल भैरव के लिए भी अगाढ़ आस्था देखने को मिलती है, जिनका प्राचीन मंदिर काशी विश्वनाथ से कुछ दूरी पर बना हुआ है। ऐसे में भैरव अष्टमी के दिन यहाँ भक्तों की भारी भीड़ जुटी। उधर मध्य प्रदेश के आगर मालवा में भी भैरव अष्टमी काफी धूमधाम से मनाई गई। 21 क्विंटल फूलों से भैरव मंदिर को सजाया गया। मंदिर को सजाने में रंग बिरंगे गुब्बारों का भी इस्तेमाल किया गया। इस दौरान भक्तों का उत्साह देखने लायक रहा। साक्षात भैरव महाराज यहाँ पर स्थापित है। यहाँ मनोकामना जो भी होती है भक्तों की पूर्ण होती है और यहाँ हर साल अलग अलग प्रकार श्रृंगार होता है। फूलों से होता है, फूल भी अनेकों प्रकार के हैं। जितनी प्रजातियां फूल की होती है लगभग 50% प्रजाति यहाँ पर इस्तेमाल की जाती है श्रृंगार में। भैरव अष्टमी के दिन ही बाबा काल भैरव का अलंकार दर्शन होता है। इसके दर्शन मात्र से सारी दुख बाधाएं खत्म हो जाती हैं और संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ प्रमोद कारपेंटर, आगर मालवा, गुड न्यूज टुडे।
आप देख रहे हैं चाय पर चर्चा प्रगति मैदान से। कोई स्टूडियो में बैठ के खाने का मजा ले रहा है और कोई प्रगति मैदान में शॉपिंग का मजा ले रहा है। सबका अपना अपना मजा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ खादी संस्कृति के स्टोर पर। एंड कुड़ियों में आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ नहीं आए तो आपने कुछ नहीं देखा। स्पेशली फॉर आवर स्किन, हम लोग सारा दिन मेकअप में रहते हैं, तो ये स्टॉल पर आप आना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेहद ही बढ़िया आपकी स्किन के तमाम प्रोडक्ट्स मिलेंगे। फिलहाल आस्था के रंग हम आपको साथ ही साथ दिखा रहे हैं और आस्था का एक और रंग हम आपको दिखाते हैं दक्षिण से। केरल के सबरीमाला मंदिर के कपाट खुल गए हैं। 2 महीने तक ये उत्सव चलेगा और ऐसा माना जा रहा है कि 50,000 के करीब श्रद्धालु इस बार यहां आ सकते हैं। जी हाँ, देखिए केरल की बात कर रहे हैं तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से 175 किलोमीटर दूर बना सबरीमाला मंदिर अपनी तरह का एक अनूठा सा मंदिर है। ये हिंदू धर्म का ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की एक धरोहर मानी जाती है। ये वो मंदिर है जहां भक्त को भी भगवान का ही दर्जा मिलता है। देखिए, खत्म हुआ इंतजार, खुल गया अयप्पा का दरबार। आराध्य के प्रति आस्था अपार। शिवपुत्र करेंगे भक्तों का उद्धार। केरल के सबरीमाला में मौजूद भगवान अयप्पा मंदिर को 2 महीने के लिए चलने वाली वार्षिक तीर्थ यात्रा के लिए खोल दिया गया है। अगले 56 दिनों तक चलने वाले मंडला मकरविल्लकू उत्सव के दौरान भक्त भगवान अयप्पा के दर्शन करेंगे। पुजारियों ने मंदिर के गर्भगृह को पूरे विधि विधान के साथ खोला। भगवान को स्नान कराने के बाद श्रृंगार किया गया। पूरे भक्तिभाव से पूजा हुई और अनुष्ठान हुए। 41 दिनों तक चलने वाले मंडला पूजा उत्सव का समापन 27 दिसंबर को होगा। 3 दिन बाद मकरविल्लकू तीर्थ यात्रा के लिए मंदिर 30 दिसंबर को फिर से खोला जाएगा। मकरविल्लकू 14 जनवरी 2023 को है। इसके बाद 20 जनवरी 2023 को कपाट बंद कर दिए जाएंगे। इसके बाद फरवरी महीने में मंदिर के कपाट भक्तों के दर्शन के लिए एक बार फिर से खुलेंगे। सनातन धर्म को मानने वालों में 800 साल पुराने इस मंदिर का बड़ा महत्व है। भगवान अयप्पा के इस मंदिर का नाम शबरी के नाम पर पड़ा है, जिनका जिक्र रामायण में है। सबरीमाला मंदिर 18 पहाड़ियों के बीच बना है। भगवान अयप्पा को हरिहर पुत्र कहा जाता है। मान्यता है कि ये भगवान विष्णु और शिव के मानस पुत्र हैं। इस मंदिर में दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं को खास नियम का पालन करना होता है। मन में अपार आस्था लेकर बुधवार को लगभग 28,000 श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। मंदिर प्रशासन को उम्मीद है कि मंदिर में रोजाना करीब 50,000 श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन पूजन कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात कर लेते हैं आसमान में हौसले की उड़ान की। आकाश में एक महिला लांस नायक ने नया कीर्तिमान बना लिया है। ये कहानी है सेना की पूर्वी कमान की लांस नायक मंजू की। जी हां, मंजू ने ध्रुव हेलीकॉप्टर से 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर इतिहास रचा है। हौसले की ये छलांग लगाकर वो पहली महिला सोल्जर स्काई डाइवर बन गई हैं। हिम्मत फौलादी हो और हौसला आसमानी हो तो आकाश की ये ऊंचाई भी कुछ नहीं है। जमीन से 10,000 फीट की ऊंचाई से जब लांस नायक मंजू ने छलांग लगाई तो ये तस्वीरें मिसाल बन गई। आसमान से लांस नायक मंजू की ये छलांग कतई आसान नहीं थी। इसके लिए मंजू ने पहले कठिन ट्रेनिंग ली, फिर हिम्मत और हौसले को समेटा और इसके बाद अपना ये मिशन शुरू किया। मंजू पहले आसमान तक सेना के ध्रुव हेलीकॉप्टर से पहुंची और फिर उन्होंने ये छलांग लगाई। मंजू के इस वीडियो को आर्मी एडवेंचर विंग ने जारी किया है। इन तस्वीरों में मंजू का पैराशूट खोलते 2 ट्रेनर भी नजर आ रहे हैं। स्टंट कमांड ने मंजू के हौसले की तारीफ की है और कहा है कि उनका ये कारनामा सेना और दूसरे क्षेत्र में महिलाओं के लिए मिसाल है। लांस नायक मंजू के उछाल सोशल मीडिया पर वायरल है। लोग मंजू के जज्बे को सलाम कर रहे हैं और आसमान छू लेने वाली छलांग को देश की नारी शक्ति के मान और स्वाभिमान का प्रतीक बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दुनिया का ये मेला खुद में ढेरों रंग समेटे हुए है।
देसी विदेश पवेलियन सजे हुए हैं। न केवल यहां पर आकर्षक चीजें मिल रही हैं, बल्कि कला और संस्कृति के रंग भी बिखरे हुए हैं। हमारी सहयोगी नवजोत वहीं पर है, आज पंजाब पवेलियन में गई थी। क्या खास था वहां नवजोत? पंजाब वाली बात बताऊंगी, लेकिन इस वक्त खादी पवेलियन में हूं और बहुत सारे खूबसूरत रंग यहाँ दिख रहे हैं। अब पंजाब की बात कर लेते हैं। वारी वर्सी खटन गया सी, फटके ले अंदर टैंकर, पंगड़ा ता सजदा, जब नचे जीएनटीवी एंकर। कमाल आज पंजाब पवेलियन में नजर आई है, दिखाते हैं। एक बोली पा दिए फिर। ओ वारी वर्सी खटन गया सी, खट के ले आंदे बेर, ਉਹ ਰੌਣਕ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਜੇ ਨੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੇਰ। मैं आपको सीधा लिए चलती हूँ पंजाब के पवेलियन में। जब आप एंटर होते हैं यहाँ पर तो ढोल के साथ आपका स्वागत होता है। तो पंजाब में आप एंटर हो और ढोल नगाड़े ना बजे, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक बोली पा दिए। वारी वर्सी करेंगे आसी, वो खट के ले आंदे तारे, वो बंगड़ा तासदा नच्चे मुंडे सारे कुआरे। तो यहाँ पर ये कलर आपको नजर आएगा और मैं आपको फिलहाल यहाँ लिए चलती हूँ। यहाँ पर क्या खास है, देखिए इस बार का थीम क्या है, वोकल फॉर लोकल एंड देन लोकल टू ग्लोबल। और पंजाब किस तरीके से खुद को ग्लोबलाइज कर रहा है वो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर जितने भी अलग अलग स्टॉल्स हैं, आप मार्कफेड का स्टॉल देख लीजिए, पंजाब में बहुत फेमस है। और यहाँ पर ये तो ऑलरेडी ग्लोबलाइज्ड है। आधी चीजें तो आपको पंजाब की यहाँ ऐसी मिल जाएंगी जो ऑलरेडी ग्लोबलाइज्ड है। मैं आपको मिलवाती हूँ श्रीमती लाजवंती जी से, पद्मश्री अवॉर्डेड है 2021 में। और ये एक ऐसी महिला है जिन्होंने पंजाब की विरासत को संभाल कर सहेज कर रखा है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या हाल है? ठीक है। अच्छा, मैंने सुना है कि आपकी मदर, आपकी दादी, नानी सब लोग फुलकारी कढ़ाई किया करते हैं। हमारा खानदानी काम है। खानदानी काम। कितने सालों से कर रही है? मैं तो 6 साल की थी जब से। अच्छा, जब आप 6 साल की थी तब से ये कढ़ाई कर रही है। इस पूरे ट्रेड फेयर में एक खास बात हुई है, यहाँ पर आपको कहीं भी प्लास्टिक की चीजें नहीं मिलेंगी। उसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहूंगी। ये पंजाब का ही पवेलियन है जिसमें ऑल्टरनेट्स ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक, ये भी यहाँ पर दिखाया गया है कि आप किस तरीके से प्लास्टिक को नो कह सकते हैं। और चलिए आपको बता दें कि देखिए इस बार उत्तर प्रदेश और केरल ट्रेड फेयर के फोकस स्टेट्स में शामिल हैं। केरल की पवेलियन में भी हमारी टीम पहुंची। इस बार ट्रेड फेयर का थीम है वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल, और ये थीम केरल के पवेलियन में साफ देखा जा सकता है। जी हाँ, पवेलियन में केरल की लोक संस्कृति के रंग तो आपको दिखेंगे ही, केरल की पारंपरिक कला के दर्शन भी आपको पंडाल में होंगे। केरल के मशहूर मसाले आपका जायका बढ़ाने के लिए यहाँ पे हैं। केरल पवेलियन से हमारे संवाददाता तेजश्री की ये रिपोर्ट देखिए। इस बार के इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में उत्तर प्रदेश और केरल ये दो सबसे बड़े आकर्षण के केंद्र हैं। और केरल के पवेलियन में जब आएंगे तो आपको लिखा हुआ भी मिलेगा कि केरल एक फोकस स्टेट है। फोकस स्टेट क्यों है हम आपको धीरे धीरे बताते हैं। देखिए, सबसे पहले फोकस स्टेट इसलिए है क्योंकि वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल की थीम पर केरल को इसी तरह से डिजाइन किया गया है। जब आप आएंगे यहाँ पर तब इसी तरह से आपको सभी कलाकार मिलेंगे। जो केरल की आप कह सकते हैं पद्धति है, जो केरल के इंस्ट्रूमेंट्स है, उनको किस तरह से डिजाइन किया जा रहा है ये बताया जा रहा है इस पवेलियन में। और साथ ही साथ केरल में जो स्पाइसेस का यानी मसालों का इतिहास है वो इनके सीधे एंट्री डोर पर दर्शाया गया है जब आप केरल की पवेलियन में आएंगे। हम सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि केरल की जो पवेलियन है ये फोकस स्टेट क्यों है, इस बार क्या ऐसा खास है, व्हाट इज सो स्पेशल? पूरे डिजाइन केरल का ये जो लोकल प्रोडक्ट है एकदम पुराने हिस्ट्री से जो ग्लोबल हो गया है, अभी नहीं पुराने टाइम से जो ग्लोबल हो गया है। तो हमारा ये पूरे थीम उस पर बना हुआ है। तो इसी तरह से देखिए केरल के पवेलियन में लाइव आर्टिस्ट बिठाए गए हैं और जिस गांव की जो कला से पहचाना जाता है वो गांव,
उसी तरह से यहाँ पर आर्टिशियंस मौजूद है और यहाँ पर लाइव आर्ट कर रहे हैं। और देखिए कथकली हम सभी जानते हैं कि एक फॉर्म है केरल का, और कथकली नृत्य से हम सभी वाकिफ हैं कि इस तरह से वेशभूषाओं में कथकली नृत्य किया जाता है। कुछ लाइव आर्टिस्ट और देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक आइकॉनिक सिंबल होता है केरला का हिस्टोरिक, जिसे कहते हैं उरू, यानी कि ये उरू है जिसे हम शिप बिल्डिंग कहते हैं और इसी तरह से ये बनाया जाता है। चलें जी, ये बता सकते हैं आप कि इस वक्त ये जो लाइव आर्टिस्ट हैं ये क्या बना रहे हैं, व्हाट दे आर मेकिंग, क्या बना रहे हैं इस वक्त? परकशन इंस्ट्रूमेंट्स है, ये चंदा है, वो गंजरा है। तो देखिए केरल का ये जो पवेलियन है वाकई में अपने आप में खास है। हमने देखा कि किस तरह से हर एक कला को, हर एक परंपरा को, हर एक संस्कृति को लाइव आर्ट के जरिए यहाँ पर दर्शाया गया है। फिर चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो पपेट शो हो, फिर या फिर वो आप कह सकते हैं कि वाद्य संगीत हो। पवेलियन के भीतर जब आप आएंगे तो आपको इसी तरह से अलग अलग जो है मसाले यहाँ पर मिलेंगे कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सा मसाला जो है वो मशहूर है, और साथ ही साथ वोकल फॉर लोकल, यानी कि जो मसाले वो यहीं बनाए जा रहे हैं। तो देखिए वाकई में कितनी गर्व की बात है कि एक ऐसा स्टेट जहां से स्पाइसेस की जर्नी शुरू हुई थी, मसालों की जहां से यात्रा शुरू हुई थी, मसालों का जो गढ़ माना जाता है, वो आज केवल एक डिस्ट्रिक्ट तक या एक शहर तक सीमित नहीं रहा, एक प्रदेश तक सीमित नहीं रहा, देश तक सीमित नहीं रहा है, वो विदेशों में भी अपनी पहचान बना रहा है। और शायद यही इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की खूबसूरती है। कैमरामैन दलवीर सिंह के साथ दिल्ली से तेजवी पुरंदरे। देखिए गुड न्यूज टुडे का मंच है जो आपको इंस्पिरेशनल और पॉजिटिव स्टोरीज अक्सर दिखाता है। एक ऐसी ही इंस्पायरिंग स्टोरी आपके लिए लेकर आए हैं। बात करते हैं उन पति पत्नी की जिन्होंने हालात से हार बिल्कुल नहीं मानी, बल्कि मुश्किलों का डटकर सामना किया, खुद के लिए जिंदगी का एक नया रास्ता खोज कर निकाला। पति की नौकरी कोरोना काल में चली गई, पति पत्नी ने 2 महीने कार में रह के बिताए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जो कार इनका आशियाना बनी, उसी कार से इन्होंने अपना काम शुरू किया। कार से राजमा और चावल बेचकर अपनी जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाया। आज अमृता जी के राजमा चावल के नाम से ये कपल दिल्ली में बहुत अच्छी पहचान बना चुका है। कोरोना काल आया, जिंदगी की गाड़ी लड़खड़ाई, घर छूटा, मगर हौसला नहीं टूटा। कहानी एक ऐसे ही कपल की है जिसने संघर्ष के पलों में ऐसा गियर लगाया कि बड़े से बड़े ब्रेकर को भी ब्रेक कर गए और उनकी जिंदगी रूपी कार ने आखिरकार रफ्तार पकड़ ली। घर छूटने के बाद अमृता और करण ने अपनी कार को ठिकाना बनाया। दोनों ने कार से खाने के कारोबार को शुरू किया। कार से राजमा और चावल बेचकर अपनी जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाया। आज अमृता जी के राजमा चावल के नाम से ये कपल दिल्ली में अच्छी पहचान बना चुका है। 2 महीने हमने इसी गाड़ी में स्टे किया। ये जो सामने ऑल्टो खड़ी है, इसी में स्टे किया। इस साइड मेरी वाइफ बैठती थी, इधर मैं। तो हम लोग सीट बेल्ट करके जैसे तैसे रजाई ब्लैंकेट वगैरह ले करके गाड़ी कहीं भी जहाँ लगता था कि हाँ सेफ है, वहाँ गाड़ी खड़ी करके रात हम वहीं स्टे करते थे। सुबह पब्लिक टॉयलेट यूज करते थे, और जैसे नाश्ता वगैरह करना होता था या तो बंगला साहिब गुरुद्वारे चले गए या फिर रकाबगंज गुरुद्वारे चले गए। नई दिल्ली के मोहन स्टेट मेट्रो के नीचे हर रोज ये सफेद रंग की ऑल्टो कार आती है। करण और अमृता गाड़ी की डिग्गी खोलते हैं और अंदर से चमचमाते हुए स्टील के कंटेनर बाहर निकालते हैं, जिसमें से गर्मा गर्म राजमा, छोले, कढ़ी, चावल और ठंडी ठंडी छाछ की खुशबू से ग्राहक इनकी ओर खींचे चले आते हैं। संघर्ष के दिनों से सफल होने तक करण और अमृता एक दूसरे के साथ बने रहे। करण और अमृता के पास न तो रहने के लिए घर था, न ही सोने के लिए बिस्तर। ऐसे में कार को सहारा बनाकर खुद का काम करने का आइडिया अमृता ने ही दिया, जो सफल भी रहा। उस वक्त जो मेरी लाइफ में कंडीशन आई वो ऐसी थी कि सच कहूँ तो मैं आज तक भी उसमें कहीं ना कहीं स्टक हो चुकी हूँ, मतलब रुक चुकी है हमारी लाइफ। उस वक्त तो कंडीशन ऐसी हो गई थी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे करें, क्या करें। लेकिन वही है ना कि पेट भरने के लिए, जीवन चलाने के लिए कुछ तो करना है। बात साहित्य के महाकुंभ की। 2 साल बाद फिर से लौट रहा है साहित्य आज तक। शब्द सुरों का महाकुंभ साहित्य आज तक जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो 18 नवंबर से 20 नवंबर के बीच दिल्ली में सजेगा। तो जानते हैं नवजोत से इसके बारे में और। देखिए, ये ऐसा महाकुंभ है जहां साहित्य की बात होगी,
फिल्मों की बातें भी होंगी, कुछ सुरीले तराने भी हम वहां पर छेड़ेंगे। तो इस महाकुंभ में आपका भी स्वागत है। कुछ बातें किताबों की, कविताओं की होगी। लेखक का काम आपको सच्चाई के थोड़ा नजदीक ले जाना है और फिर आप कुछ गुफ्तगू फिल्मी भी। मतलब मैंने उसमें इतनी एक्टिंग की कि वो सांस चढ़ रहा है, पानी पी रहा है, फिर वो कह रहा है कि 1 सेकंड तो कुछ तीखे सियासी सवाल जवाब होंगे और अनूठी महफिल सजेगी सुरों की। जी हाँ, 2 बरस के अंतराल के बाद साहित्य आज तक का मंच सजने को तैयार है। सिनेमा, संगीत, सियासत, संस्कृति और थिएटर से जुड़े नामचीन लोगों से एक मंच पर मिलने का मौका फिर आपके पास है। 18, 19 और 20 नवंबर को दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में साहित्य आज तक का महाकुंभ होगा। आ रहा है कला, साहित्य और रंगमंच के सितारों का महाकुंभ। अपने चहेते सितारों से मिलने और उनकी लाइव परफॉर्मेंस फ्री देखने के लिए साहित्य आज तक के मंच पर दिग्गजों का मेला लगेगा। बी प्राक, स्वानंद किरकिरे, मुरारी बापू, दीप्ति नवल, कैलाश सत्यार्थी, मृदुला गर्ग, भुवन बाम, असीस कौर, शशि थरूर, अशोक वाजपेयी, चेतन भगत, प्रसून जोशी, कबीर बेदी, कुमार विश्वास, शीन काफ निजाम, विक्रम संपत, वसीम बरेलवी, राकेश ओम प्रकाश मेहरा, सुरेंद्र मोहन पाठक जैसे कई बड़े नाम इस महाकुंभ में शिरकत करेंगे। साहित्य आज तक में म्यूजिक कंसर्ट होगा, कवि सम्मेलन होगा, मुशायरा होगा, साहित्यिक गोष्ठियां होंगी, बैंड परफॉर्म करेंगे, नई चर्चित किताबों के लेखकों से मुलाकात होगी और नाटक भी होगा। साहित्य की अलग अलग धाराओं को जोड़ने वाला ये अनूठा उत्सव आज तक की एक ऐसी कोशिश है जिसके जरिए आज के युवाओं और समाज को साहित्य और संस्कृति की दुनिया को करीब से समझने और उससे सीधे जोड़ने का मौका मिलता है। और इस मंच पर तमाम दिग्गज अपनी सोच, विचार, आवाज और प्रस्तुति के साथ ऐसा समा बांधते हैं कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध रह जाते हैं। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। साहित्य आज तक देश में भारतीय भाषा में आयोजित होने वाले किसी भी साहित्यिक मेले से न केवल बड़ा है बल्कि हर साल अपने स्वरूप में और विराट होता जा रहा है। 2020 और 2021 में कोविड की वजह से ये आयोजन नहीं हो पाया था। आ रहा है कला, साहित्य, लेकिन इस बार ये पिछले सभी आयोजनों से ज्यादा भव्य होगा। तो देर किस बात की? आप इस आयोजन में निःशुल्क शिरकत कर सकते हैं। आप आज तक की वेबसाइट पर aajtak.in/साहित्य पर निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं या 9310330033 पर मिस्ड कॉल देकर फ्री एंट्री पा सकते हैं। तो इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर से हम आपको दिखा रहे थे चाय पर चर्चा के ये सारे रंग। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हमारी गर्म चाय और गर्मा गर्म खबरें कल फिर होंगी। 4 बजे मिलेंगे। चलिए, उम्मीद यही करते हैं कि हर रोज की तरह हमारी आज की चाय पर चर्चा भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। ना पसंद आने का तो सवाल ही नहीं उठता। इस कार्यक्रम में खबरों के जितने रंग मिलते हैं वो कहीं और कहां। खबरों के ढेरों रंग और कड़क गरमा गर्म चाय के साथ आपसे कल फिर होगी मुलाकात।